नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश में होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आने वाले 3 महीने के एजेंडे होंगे तय। आगामी चुनाव को लेकर भी बनेगी रणनीति। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुनाफे के नाम पर किया पर्यावरण के साथ खिलवाड़। नौ साल बाद मां धारी देवी की होगी वापसी। मंदिर में चल रहा रंग रोगन का काम। 28 जनवरी को मंदिर में विराजमान की जाएगी मां धारी देवी की प्रतिमा। राजधानी की सड़कों पर मौजूद तारों के जाल से मिलेगा छुटकारा। अंडरग्राउंड होंगी विद्युत लाइनें। अगले 3 से 4 महीने में 500 करोड़ के बजट से पूरा होगा काम। और हल्द्वानी में 20 दिनों से धरने पर बैठे अशोक लेलैंड से निकाले गए 300 युवा कर्मचारी नंगे पैर पद यात्रा कर गोलजू मंदिर में लगाई न्याय की गुहार। युवाओं के डिप्लोमा को बताया फर्जी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आगामी 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश के मुनि की रेती में होने जा रही है। इस बैठक में आगामी 3 महीने के एजेंडे तय किए जाएंगे। हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उत्तराखंड भाजपा संगठन को भी कार्यक्रम सौंपे गए हैं। इसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इन सभी कार्यक्रम पर मंथन कर उन सभी कार्यक्रमों को प्रदेश स्तर में कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे, ताकि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव तक संगठन बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को मजबूत कर सके। भाजपा ने कार्य समिति की ऋषिकेश में ये बैठक इसलिए आयोजित की है क्योंकि आगामी G20 की बैठक ऋषिकेश में ही आयोजित होनी है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन ने और हमारे जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य उन लोगों ने उसमें भाग लिया। और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद जो वहाँ पे प्रस्ताव पारित किए गए, चाहे राजनीतिक प्रस्ताव हो चाहे अन्य प्रस्ताव हों, उसको लेकर के प्रदेश स्तर पर भी सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्य समिति की बैठकें होनी हैं। उसके बाद हमारे जिलों की बैठक होनी है और उसके बाद मंडलों की बैठक होनी है। इसी प्रकार हमारी 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जो पहली बैठक इस कार्यकाल के जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी बने हैं, पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक 29 और 30 जनवरी को मुनिकृति में होने जा रही है। और जिसमें तब तक हमारे जो प्रदेश की कार्य समिति के सभी सदस्यों और हमारे अन्य जो पदाधिकारी हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ होंगे, उनका भी गठन कर लिया जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के आईटी सेल के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी शेखर वर्मा का कहना है कि बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की गई है और इस साल प्रदेश में निकाय चुनाव भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही मार्च में भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। सरकार कई तरह के कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी की एक विचारधारा है, दिशा है। हमें जिस तरीके से हम सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने नेतृत्व के लिए काम करते हैं। पार्टी बीच बीच में आजकल आप जो माहौल है सोशल मीडिया और आईटी का माहौल है, और आप जिस तरीके से देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने देश में और प्रदेश में एक गलत माहौल ख़राब करने की कोशिश की विपक्षी दलों द्वारा, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के वेल ट्रेंड और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता हैं जो अपना आइडियोलॉजी को लेके और उससे जवाब देते हैं। जोशीमठ में भूदसाव के बाद खड़े हुए हालातों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने जोशीमठ के हालातों के लिए सभी सरकारों को दोषी करार दिया है। हरक सिंह रावत के इस बयान से कांग्रेस को भी झटका लगा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जोशीमठ आपदा के लिए भाजपा सरकार को दोषी मानते हुए हमलावर नजर आ रही थी। हरक सिंह रावत के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मौजूदा वक्त में जिसकी सरकार होती है वो ज्यादा दोषी है, लेकिन हरक सिंह रावत ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है, इसका परीक्षण करना होगा। आज जोशीमठ की आपदा को लेकर कोई एक सरकार दोषी नहीं है, सब सरकार है इसके लिए दोषी है। चाहे वो हमारी खुद की सरकार रही हो, चाहे मैं बीजेपी सरकार में ना हो, चाहे कांग्रेस सरकार है, हम सब दोषी।
इसलिए कि हमने प्लानिंग नहीं की कि अगर डैम कहाँ बनने चाहिए, कहाँ नहीं बनने चाहिए। मैं ही नहीं करूँ कि बिजली का उत्पादन होना है, मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन हम रन ऑफ द रिवर डैम बनाए, छोटे डैम बनाए, जिसमें सुरंगें कम बनानी पड़े, लैंडस्लाइड कम हो। हरक सिंह रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इस प्रदेश के भी वरिष्ठ राजनेताओं में हरक सिंह रावत जी की गिनती होती है। लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, इसको देखना पड़ेगा। मैंने उनका बयान वैसे सुना नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपने जो बात कही है उसके लिए देखिए जिम्मेदार तो हैं, फिर कोई न कोई तो जिम्मेदार है। हरक सिंह रावत के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को लपेटे में घेर लिया है। भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में लंबे वक्त से सियासत कर रहे हैं। हरक दोनों ही दलों में मंत्री रहे तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि पहाड़ों के लिए उन्होंने किस तरह की योजना बनाने पर काम किया है। देखिए, हरक सिंह रावत जी 1990 से इस प्रदेश की राजनीति कर रहे। जब उत्तर प्रदेश था, विभाजित प्रदेश था, तब वो मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं, अभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हरक सिंह रावत जी 1976 की रिपोर्ट्स को याद करना चाहिए। तब केंद्र में किसकी सरकार थी? तब केंद्र में हरक सिंह रावत जी जिस पार्टी में उसकी सरकार थी। अब हरक सिंह रावत जी तो यहाँ भी मजा लेते हैं, वहाँ भी मजा लेते हैं, और जब बात आती है किसी चीज़ की, किसी बात की, तो अपने बातों से पल्ला झाड़ लेते हैं। कुल मिलाकर जोशीमठ को लेकर सरकारों की तरफ से भले ही कई सालों में कोई ठोस रोड मैप तैयार ना किया गया हो, लेकिन इस मसले पर राजनीति खूब हो रही है। ये राजनीति जोशीमठ पर कितनी भारी पड़ेगी, ये देखना बाकी है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। राज्य में जोशीमठ का मामला राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस और भाजपा जोशीमठ को लेकर जहां एक दूसरे को दोषी करार दे रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के एक बयान के बाद कांग्रेस के नेता असहज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरक के बयान के बाद बीजेपी भी कांग्रेस को खूब लपेटे में ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है। इसके साथ ही इस खिलवाड़ को करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग और साइंटिस्ट के साथ ही भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे, लेकिन सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती रही। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भर्ती घोटाले को लेकर भी सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव हल्द्वानी में एक निजी शादी विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओज चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। और अब बात एक ऐसी खबर की जो जुड़ी है लोगों की आस्था से, विश्वास से, धार्मिक संस्कृति और रीति रिवाज से। जी हाँ, बात एक ऐसी देवी माँ की जिसे चारों धामों की रक्षक कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। माँ धारी देवी की। लंबे इंतजार के बाद माँ धारी देवी की मूर्ति जल्द अपने मूल स्थान के ऊपर बने मंदिर में विस्थापित की जाएगी। 9 साल बाद माँ धारी देवी की वापसी की खबर से लोगों में उत्साह है, तो भक्ति के जोश से भी भक्त लबरेज है। लोगों का ये मानना भी है कि माँ धारी देवी के लौटने के बाद अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
आखिरकार 9 साल बाद वो घड़ी आ गई है जब मां धारी देवी की मूर्ति जल्द ही अपने नए मंदिर में विराजमान होंगी। मंदिर के पुजारी ने शिफ्टिंग के लिए 28 जनवरी का दिन तय किया है। हालांकि 22 जनवरी से ही इसके लिए प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी है। बेशक धारी देवी अब अपने मूल स्थान के ऊपर बने मंदिर में विराजमान होंगी, लेकिन मां धारी देवी से कई बातें भी जुड़ी है। उत्तराखंड में साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा की वजह कहीं न कहीं मां धारी देवी को अपने मूल स्थान से अपलिफ्ट किया जाना भी माना जाता है। हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहानी जुड़ी है। उत्तराखंड के लिए ये एक बड़ी और सौभाग्य की बात है कि आखिरकार 9 साल के लंबे इंतजार के बाद मां धारी देवी की वापसी हो रही है। 4 धाम की रक्षक मां धारी देवी की मूर्ति को जल्द उनके मूल स्थान के ऊपर बने मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इसको लेकर मंदिर और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही मां धारी देवी के मंदिर में रंग रोगन का काम भी जोर शोर से चल रहा है। इसके साथ ही टूटी फूटी जगहों को ठीक कर उन्हें नया रूप दिया जा रहा है। मां धारी देवी की मूर्ति मंदिर में विराजमान किए जाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए न्योता भेजा गया है। 22 जनवरी यानी कि आज से नवनिर्मित मंदिर में धारी देवी के नाम से पाठ शुरू हो गया है, जबकि मंदिर में मूर्ति 28 जनवरी को विराजमान की जाएगी। मंदिर के पुजारी से समझते हैं कि कैसे ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। सतचंडी का विधान करेंगे। सबसे पहले जगह का शुद्धिकरण किया जाएगा और 21 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पाठ किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। 24 तारीख से हमारा सतचंडी का पाठ शुरू होगा। हालांकि 22 तारीख से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 तारीख से जो है बसंत पंचमी जो आती है, बसंत पंचमी दिन से हम लोग जो है सतचंडी का आयोजन करेंगे और ठीक अष्टमी को शनिवार को 28 तारीख को देवी को सुबह शुभ मुहूर्त में जो है स्थिर लगन में माँ को यहाँ विराजमान किया जाएगा। सब खराब हो गया था, ये टाइलें सब काली हो गई थी। इसमें जो हमारे पुजारी न्यास को जो भक्त लोग दान करते हैं, उन्हीं के दान से 10-15 लाख रुपए हमने यहाँ लगाए हैं और बड़े भव्य तरीके से हम जो है इसका आयोजन करेंगे और 28 तारीख को जो माँ को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। मां धारी देवी की अपने मूल स्थान के ऊपर बने मंदिर में वापसी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है, तो उनका ये भी मानना है कि मां धारी देवी की वापसी होने के बाद से उत्तराखंड में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा जाता है कि श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना के लिए अलकनंदा पर बांध बनाया जा रहा था और यहाँ से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित सिद्धपीठ मां धारी देवी का मंदिर डूब क्षेत्र में आ रहा था। परियोजना कंपनी ने मां धारी देवी मंदिर से मूर्ति को अपलिफ्ट करने का तय किया। इसको लेकर लोगों ने विरोध भी खूब किया और इसे विनाशकारी भी बताया। कंपनी के अधिकारियों ने एक नहीं सुनी और मां धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 को अपलिफ्ट किया गया। उसी दिन केदारनाथ में आपदा आ गई। इस विनाशकारी आपदा के लिए गढ़वाल के लोग परियोजना कंपनी को दोषी मानते हैं और आपदा धारी देवी का प्रकोप माना जाता है। दूसरी तरफ जोशीमठ में जो हालात भूदसाव के बाद दिख रहे हैं, उसकी वजह भी कहीं न कहीं इसे ही माना जा रहा है। अब जब 9 साल बाद मां धारी देवी के लौटने का वक्त आया है, तो लोगों को उम्मीद है कि मां धारी देवी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रद्धालुओं को अब बस इंतजार है तो उस दिन का, जिस दिन मां धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान के ऊपर बने मंदिर में विराजमान किया जाएगा। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए पौड़ी से भगवान सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मां धारी देवी की 9 साल बाद वापसी हो रही है, इसके बारे में हम पूरी कहानी आपको बता चुके हैं। चलिए अब आपको मां धारी देवी और इसके पौराणिक इतिहास के बारे में भी बता और समझा देते हैं। मां धारी देवी के इस मंदिर को उत्तराखंड की संरक्षक और पालकी देवी के रूप में भी माना जाता है और क्या कुछ मान्यताएं इससे जुड़ी है, इसके लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, तो यहाँ के कण-कण में देवी देवताओं का वास भी है। यूं तो देवभूमि में ऐसे मंदिर और पौराणिक कथाएं बहुत हैं, मगर मां धारी देवी का मंदिर और इससे जुड़ी मान्यताएं और पौराणिक इतिहास एकदम अलग है और इसे जानने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मां धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है। मां धारी देवी का सिद्धपीठ मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित है।
पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी का ये मंदिर काली माता को समर्पित है। मां धारी देवी का ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक और पालकी देवी के रूप में भी माना जाता है। इस मंदिर में मां धारी देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी कि सिर स्थित है और निचला भाग काली मठ में मौजूद मां मैठाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। मां धारी देवी की प्रतिमा को लेकर मान्यता है कि मां की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। कहा जाता है कि मां की मूर्ति सुबह के वक्त एक कन्या के रूप में नजर आती है तो दिन के वक्त एक युवती का मां रूप धारण कर लेती है, जबकि शाम को मां की ये मूर्ति बूढ़ी अवस्था का रूप ले लेती है। मान्यता ये भी है कि आज भी मां धारी देवी के दर पर सच्चे मन से आए श्रद्धालु की मां धारी देवी हर मनोकामनाएं पूरी करती है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि मां धारी देवी का ये मंदिर द्वापर युग से स्थापित है और श्रद्धालुओं में मां धारी देवी के इस मंदिर को लेकर आस्था भी काफी मौजूद है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून की सड़कों पर मौजूद तारों का जाल अब समस्या नहीं बनेगा। दरअसल जल्द ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड देहरादून में विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने जा रहा है। खास बात यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में स्वीकृतियों को लेकर मौजूदा औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। ये योजना 500 करोड़ के बजट से पूरी की जानी है। देहरादून को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसके लिए चुना गया है। यहाँ सभी लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 3 से 4 महीनों में लाइनों को भूमिगत करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम शुरू कर देगा। अंडरग्राउंड हो रहा है मेन रोड और उसकी आर्टरीज जो भी है मेन आर्टरीज उनका अंडरग्राउंडिंग का जो प्रोजेक्ट है मोस्ट प्रोबेबली मई तक अवार्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ये वर्क और 1 से 1.5 साल के अंदर मे भी 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। मेन रोड्स का जो भी है कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सिटी के साथ जो हमारा तारतम्य है या दूसरे विभाग के अन्य लोगों से जो तारतम्य है उस तारतम्य में हम इसको 1 से 1.5 साल के अंदर कर लें। बाकी आर्टरीज जो साइड की लेंस है उसको कुछ समझ लें। वहीं हल्द्वानी में अशोक लेलैंड से बेरोजगार 300 युवाओं ने नंगे पैर बुद्ध पार्क से हीरानगर गोलजू मंदिर तक पदयात्रा निकालते हुए गोलजू मंदिर में न्याय की गुहार लगाई है। पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कोर्स किया था जिसको अशोक लेलैंड कंपनी द्वारा करवाया गया और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनके डिप्लोमा कोर्स को यूजीसी से मान्यता नहीं दिला पाया। लिहाजा अशोक लेलैंड ने भी 5 साल बाद पूरे सभी युवाओं को फर्जी डिप्लोमा कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हुआ है जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोक लेलैंड ने करा हम लोग को फर्जी डिप्लोमा दिया है। उसकी मांग उसमें हम एक उस डिप्लोमा को वैध कराने के लिए और स्थायी जॉब के लिए हम यहाँ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। न तो इस पर राज्य सरकार ध्यान दे रही है, न उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उस पर संज्ञान ले रहा है, न पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन कोई भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। आज हमने मजबूरीवश यहाँ हीरानगर गोलजू मंदिर में अपनी मनोकामना और अपने दर्द को व्यक्त करने हम वहाँ पर जा रहे हैं ताकि वो लोग हमें गोलजू इनको सद्बुद्धि दे और हम लोगों के साथ न्याय करे। हम बस यही कहना चाहते हैं सबको सद्बुद्धि दे और जिससे हम लोग को न्याय हो, हम लोगों को इंसाफ मिले। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने 3 कंपनियों के ठेकेदारों के खिलाफ 33 करोड़ की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र की इन कंपनियों के ठेकेदारों ने साजिश के तहत टेंडर लेकर पिटकुल को नुकसान पहुंचाया। पिटकुल के अधीक्षण अभियंता सूर्य प्रकाश आर्य ने इन कंपनियों के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आपको बता दें कि बिजली के सब स्टेशनों का निर्माण होना था। सब स्टेशन अपग्रेडेशन के लिए लगने वाले उपकरणों के लिए 18 मई 2016 को टेंडर जारी भी किए गए थे, जिसके लिए कंपनियों ने घोषणा पत्र दिया था, लेकिन शर्तों का उल्लंघन करते हुए तीनों कंपनियों ने मिलकर झूठा वचन पत्र दिया। कल हमने इसमें किया है 420 और 467 सेक्शन में इसमें फौजदारी की धाराओं में हमने मामला पंजीकृत किया है और जो एफआईआर की लैंग्वेज है उस हिसाब से जो भी साक्ष्य हैं उनका एक बार परीक्षा करने के उपरांत उसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। 2021 के मुकाबले 2022 में उत्तराखंड में सड़क हादसे
27% इन हादसों में इजाफा देखने को मिला है। देहरादून में सड़क हादसों की अगर हम बात करें तो 19.15% इजाफा हुआ है। ज्यादातर सड़क हादसों की जो वजह है वो ओवर स्पीड बताई गई है। मामले की गंभीरता को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। उनका लक्ष्य है कि कम से कम 50% हादसों को कम किया जा सके। 2022 में जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने तक दुर्घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग 27% के आसपास है और ये हमारा पूरा प्रयास है। इसमें हम लोग यही प्लानिंग कर रहे हैं, यही हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं कि हमारे पूरे प्रयास के बाद भी दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। हम लोगों ने चालान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम लोग 2 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला हम लोग इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अगर जो नियम कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो डेंजरस ड्राइविंग करता है, शराब पी के वाहन चलाता है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग। देहरादून में खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर लोगों को डरा धमकाकर 1 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने वाला एक अभियुक्त को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा 18 जनवरी को कालसी निवासी एक ठेकेदार से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी मांगने के बाद पीड़ित ने आरोपी को 50-50 हजार रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी किए थे। देखिए, अभी तक जो हमारी जांच है जिसमें हमने आगरा पुलिस वगैरह से भी पूछताछ करी है, तो अभी तक इस तरह के पुष्टिकारक प्रमाण नहीं मिले हैं कि बिश्नोई गैंग से संबंधित है। पर ये क्यों नाम ले रहा था, क्या है, वो सारी चीज़ें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे भी उसमें आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश में होगी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आने वाले 3 महीने के एजेंडे होंगे तय। आगामी चुनाव को लेकर भी बनेगी रणनीति। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुनाफे के नाम पर किया पर्यावरण के साथ खिलवाड़। 9 साल बाद मां धारी देवी की होगी वापसी। मंदिर में चल रहा रंग रोगन का काम। 28 जनवरी को मंदिर में विराजमान की जाएगी मां धारी देवी की प्रतिमा। राजधानी की सड़कों पर मौजूद तारों के जाल से मिलेगा छुटकारा। अंडरग्राउंड होंगी विद्युत लाइनें। अगले 3 से 4 महीने में 500 करोड़ के बजट से पूरा होगा काम। और हल्द्वानी में 20 दिनों से धरने पर बैठे अशोक लेलैंड से निकाले गए 300 युवा कर्मचारी नंगे पैर पद यात्रा कर गोलजू मंदिर में लगाए न्याय की गुहार। युवाओं के डिप्लोमा को बताया फर्जी।